Assalamu alaikum everyone. I am Hafsa Shiraz, a team member of Eco Revival Pakistan, and I will be moderating today's session. And it's my pleasure to introduce our esteemed educator, Ms. Tahseen Zahra. Ms. Zahra holds a bachelor's degree in bioscience from Comsat University, Islamabad, and is currently pursuing her master's degree in environmental science at Quaid-e-Azam University, Islamabad. Her research expertise lies in plant stress with a focus on the application of nano-fertilizer. Ms. Zahra, please take over. We are eager to learn from your expertise. Assalamu alaikum everyone. Welcome to session 5. Today we are going to study about the carbon and ecological footprint. तो आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिकली फुटप्रिंट क्या होता है। फुटप्रिंट हमारा एक इम्प्रेशन होता है जो हम किसी भी जगह पर छोड़ के फिर आगे चले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये बंदा इस पाथ से गुजर के गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना नेचुरल जो फुटप्रिंट है वो देखें कि हम किसी मडी एरिया से गुजर रहे हो तो हमें पता चलता है अच्छा यहाँ से 10 लोग गुजर के गए थे। तो इसी तरह हमारे पास हमारे इकोलॉजिकल एंड कार्बन फुटप्रिंट भी होते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ ये होता है कि कुछ हम विजिबली देख सकते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते। जो हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो हमारा एक ऐसा फुटप्रिंट है, एक काइंड ऑफ मैयर के तौर पे है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है इंसानों का, कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कितना यूज कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की टर्म है ये बनाई थी एक कैनेडियन साइंटिस्ट ने, विलियम, इन 1992। और ये बनाई इसलिए गई थी कि हम एक रेट मेजर कर सकें कि ह्यूमन कितने कंजम्पशन करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका, और वेस्ट कितना जनरेट करते हैं। अब हमारे पास ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है बेसिकली ये हमें डिमांड और सप्लाई ऑफ नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज उसका बताता है कि हम कितनी हमारे पास प्रेजेंट है और कितनी हम यूज करते हैं और कितनी हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सारी चीज हमें इस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से पता चल जाती है। तो नाउ जो हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें ये डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रॉप लैंड आता है। क्रॉप लैंड क्योंकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है कि हम इस पर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो क्रॉप लैंड है उसमें हमें वो एरिया जिसमें हमने अपनी क्रॉप्स ग्रो करने हैं, क्रॉप्स ग्रो करनी है ताकि हम ह्यूमन को फीड कर सकें, हम फूड प्रोडक्शन कर सकें। फिर हमारे पास ग्रेजिंग लैंड आ जाते हैं, वो लैंड जो हम लाइव स्टॉक की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स को फीड करने के लिए होते हैं, फूड प्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो हमारे पास उतना लैंड, क्रॉप लैंड और ग्रेजिंग लैंड, ये दोनों चीजें हमारे पास एक कैटेगरी है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। फिर हमारे पास फॉरेस्ट लैंड आ जाते हैं जो हमारे पास डिफरेंट हमारे जो ट्रीज की ग्रोथ है, हमें वुड की कंजम्पशन करनी होती है डिफरेंट एक्टिविटीज में, हम उसके लिए जो लैंड यूज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास थर्ड कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर हमारे पास फिशिंग ग्राउंड्स आ जाते हैं, जो हमारे पास ओशन लाइफ होती है, मेरीन लाइफ होती है, वो भी हम क्योंकि कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमें उसकी भी नीड है। देन वी हैव द बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया हम हमारा वो एरिया जो हमने आइदर डिफॉरेस्टेशन करके अर्बनाइज किया हो या ऑलरेडी वो लाइक खाली मैदान हो जिसपे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करवाया हो। देन वी हैव द लास्ट वन जो हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट है, जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो हमारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो वाटर, एयर, सॉइल, क्रॉप्स, ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं और हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये इसमें हमारे पास एक टर्म आती है बायो कैपेसिटी। बायो कैपेसिटी एक हमारी अर्थ की कैपेसिटी है कि उसमें कितनी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं
हमें देने के लिए, हमें प्रोवाइड करने के लिए। अब हमारे पास एक टर्म आती है इकोलॉजिकल डेफिसिट और एक इकोलॉजिकल रिजर्व। अब हमारी जो डिमांड है, कि हमारी डिमांड जितनी होगी हम उतनी कंजम्पशन करेंगे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की, और उतना हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनेगा। तो अगर हमारे पास एक चीज अवेलेबल ही, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज अवेलेबल है कि हम एक दिन के लिए यूज कर सकते हैं और हम उसको एक घंटे में खत्म कर दें, तो हम फिर बाकी जो पूरा दिन, अगर हमने फॉर एग्जांपल पानी है, कि हमने पानी की हमारे पास जो स्टोरेज है वो एक दिन की हमारे पास थी, और हमने उसको एक घंटे में या 5 मिनट में उसको खत्म कर दिया, कंज्यूम कर लिया, वेस्ट कर लिया, तो हम वाटर डेफिसिट हो गए। तो हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो हम एकदम से ज्यादा नहीं कर सकते, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हम खुद से बना तो नहीं सकते। तो हमारे पास जो प्रेजेंट होती हैं, हमने उनको ही यूटिलाइज करना होता है। तो हम जब ऑलरेडी हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है, हम उसको ज्यादा डिमांड करेंगे, हम उसको ज्यादा यूज करेंगे अपनी नीड से ज्यादा, तो वो हमारे पास ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा। और अगर हम लेस डिमांड करेंगे तो उससे हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होगा। अब हम जब अवेलेबिलिटी से एक्सीड कर जाते हैं तो वो हमारे पास इकोलॉजिकल डेफिसिट, हम उस पॉइंट पे चले जाते हैं। और जब हम अपनी जो कैपेसिटी है उससे इंक्रीज ना करें, उसको अंडर कंट्रोल ही यूज करें, तो हमारे पास रिजर्व में ही रहते हैं कि हम इजीली सस्टेनेबल एक तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। देन वी हैव अ सस्टेनेबल यूज। ये तो हमने देख लिया कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। अब हमारे पास सस्टेनेबल यूज क्या है, कि हमारी डिमांड उतनी ही हो जितनी हमारी बायो कैपेसिटी मौजूद है, और फिर हमारे पास उतना ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आए, ज्यादा ना आए हमारी डिमांड की वजह से, हमारे बायो कैपेसिटी से ज्यादा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ना आए। नाउ इन दिस स्लाइड मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है जिस पे लिखा है यू, कि ये आप है, और पूरी जो अर्थ है इसमें एक छोटा सा जो रेड सर्कल है, ये आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। कि इतना सा एरिया, इसमें से आपने वाटर यूज किया, आपने लैंड यूज किया, और आपने इधर वेस्ट डंप किया, तो ये जो एरिया था वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बन गया, कि इतना एरिया आपने यूज कर लिया। अब ये एरिया अगर इससे कम की, लाइक, था कि आप इससे कम यूज करो और आपने ज्यादा कर लिया, तो आप इकोलॉजिकल डेफिसिट में चले गए। तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हमारे पास एक गैशियस फॉर्म में होता है, तो हमें उस तरह नजर नहीं आता। लेकिन इस चीज में हम, क्योंकि हम वाटर सॉइल ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम इस चीज को एनालाइज ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देन वी हैव द ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल ओवरशूट, अ ग्लोबल रियलिटी। इसमें हमारे पास गिवन है कि अर्थ की जो बायो कैपेसिटी है वो हमारे पास होती है, ये GHA इज ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। कि हम एक इंसान के लिए कि एक इंसान के लिए हम 1.63 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक सस्टेनेबल अप्रोच है, कि हमें इतनी हम अगर यूज करें तो हम इजीली, लाइक, वी कैन लिव। लेकिन जो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डेटा में है वो हमारे पास 2.84, जो कि बहुत एक्सीडेड है एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मली हमारे पास बायो कैपेसिटी है यूज करने के लिए। तो ये हम इस चीज को एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। देन वी हैव कि हमारे पास एक ओवरशूट डे भी होता है, काइंड ऑफ, कि जिसमें हमने पूरे साल में, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पूरे साल में एक रिसोर्स यूज करनी थी, वाटर हमने पूरे साल में जितना यूज करना था, हम आधे साल में ही उतना यूज कर लें, तो वो हमारे पास ओवरशूट हो जाता है, कि हमारी जो कैपेसिटी थी हमने उसको बहुत ही कम टाइम में खत्म भी कर दिया। तो फिर हम उसको रीजनरेट उस तरीके से फौरन नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये इन 2022 की एक रिपोर्ट है, कि जिसमें जो नेचर्स का ईयरली बजट था वो विद इन 7 मंथ्स वो हमने कंज्यूम कर लिया। तो हम 75% ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अर्थ की ईच ईयर, जितनी हमें करनी चाहिए उस। अब ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड डायग्राम है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्री के ओवरशूट डेज हैं 2025 से। तो
मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप लोगों को इसमें पाकिस्तान नजर आ रहा है? अगर आप लोगों के लिए क्लियर है तो। नो आई गेस पाकिस्तान तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सही जवाब, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक देखा। ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, बाकी हमारे पास मोस्टली ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हैं। तो अब हमारे पास ये एक और ग्राफ है, इसमें जो रेड वाले हैं वो कंट्रीज डेफिसिट हैं, और जो ग्रीन वाले हैं उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास पाकिस्तान है, अगर आप लोग देखें तो वो स्लाइड पिंक टू रेडिश है, तो वो भी डेफिसिट है। तब वो क्यों डेफिसिट है? जब हमने पीछे देखा कि वो तो ओवरशूट कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान तो इस किसी कैटेगरी में आ ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान क्यों डेफिसिट बना है, वो हमारे पास डिपेंड करता है बायो कैपेसिटी पे। ऑब्वियसली बायो कैपेसिटी जो हमने बात की कि 1.63 पर पर्सन के लिए है, तो वो जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज में सिमिलर हो। ये कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में लिमिटेड है। कि हमने अपने पाकिस्तानी लैंड के अकॉर्डिंग हमने देखने कि हमारे पास इतने लोग हैं तो उन्हें कितनी रिसोर्सेज मिल रही हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास ये बायो कैपेसिटी वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। तो हमारे पास जो पाकिस्तान में पर पर्सन के हिसाब से है वो है 0.8, और हम ये 2020 की रिपोर्ट है जो हमें बताते हैं कि 0.98 हमारी कंजम्पशन है। तो हमें ये डेफिसिट बना रही है। बेशक हमारी जो लिमिट है वो एक नॉर्मल रेंज जो सेट हुई हुई है। GH इज ग्लोबल हेक्टर, जो हमारा पूरा ग्लोब का हेक्टर है, हेक्टर पर कैपिटा का, कि हमारा एक इंडिविजुअल क्या फुटप्रिंट है। देन वी हैव इंडिया। इंडिया का हमारे पास 0.4 ग्लोबल पर हेक्टर है, और इंडिया का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो है 1.1। अब इंडिया का ग्लोब बायो कैपेसिटी इतनी लो क्यों है? बिकॉज इंडिया की ऑब्वियसली हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी उतनी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन होती जाती है, उस तरह से हमारे पास जो लैंड है हमें वो उतने लोगों में डिवाइड करना होता है, उतनी रिसोर्सेज उतने लोगों में डिवाइड करके हमने उन लोगों की नीड्स को पूरा करना होता है। देन वी हैव चाइना। चाइना की भी 0.8 है, बट दे प्रोड्यूस 3.5, वे मोर देन व्हाट दे हैव। फिर हमारे पास आ जाता है यूएसए। यूएसए में 3.7 है, बट वो भी बहुत ओवर कंजम्पशन करते हैं। यूएसए और चाइना, ये हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दोनों में बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पर जा रही होती है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री के उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसकी बेसिस पर भी अब पाकिस्तान में हर बंदा भी चाहे तो वो इतना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बिकॉज मोस्टली लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो अप्रोच कर सकें, कि वो रिसोर्सेज यूज कर सकें। तो ये सब ही कंट्रीज डेफिसिट में जा रही हैं। देन वी हैव द कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, कि हमने ये बात तो कर ली कि हमारे पास पाकिस्तान बेशक इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर भी वो डेफिसिट में क्यों है? फिर भी उसके लोग इतने ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर रहे, फिर भी वो डेफिसिट में। तो सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द लार्ज पॉपुलेशन, कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में लार्ज पॉपुलेशन है, और हमारे पास जो बायो कैपेसिटी वाली जो चीज़ है वो स्मॉल हो जाती है पर पर्सन के हिसाब से। फिर हमारे पास लिमिटेड इकोसिस्टम एरिया, जितना लैंड है हमने उसको अर्बनाइज भी करना है, डिग्रेड भी करना है, पोल्यूट भी होता है। तो इट डिपेंड्स कि फिर हमारे पास कितना रह जाए फॉर अदर रिसोर्सेज। फिर हमारे पास इंटेंसिव लैंड यूज, मोस्टली लैंड हमारे पास पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, तो वो भी उस चीज को रिड्यूस कर देते हैं। फिर हमारे पास डिफोरेस्टेशन, डिग्रेडेशन होती है डिफरेंट, हमारे पास जो नेचुरली रिसोर्सेज होते हैं उनका। और हमारे पास वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट स्ट्रेस, जिसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट चीजें थी वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रिड्यूस हो रही है। तो हमारा जो और बायो कैपेसिटी है वो
रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं। देन वी हैव कि व्हाट इफ वी कीप ऑन लिविंग द वे वी आर टुडे, कि हमारे पास 1970s में हम हमारी जो एक्टिविटीज थी उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए एक अर्थ इनफ थी, बट इन 1995 इट वेंट ऑन 1.3 अर्थ। फिर अब हमारे पास रीसेंट 2022 का डेटा है, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 2 अर्थ चाहिए कि हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अगर हमें मिल भी जाए तो भी हम उस चीज को एक्सप्लॉइट ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो ही उस तरह की नहीं है कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकें। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी क्या एक्टिविटीज हैं, और हमें ये इंडिविजुअल खुद अपने एक्शंस को एनालाइज करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। देन वीडियो स्टॉप। ओके, तो हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि हम कितना डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हमारे पास कुछ बीच में पॉजिटिव चीज भी है जिससे हम देख के अपने एक्शंस को बेहतर कर सकें, कि हमें जिससे एक एग्जाम्पल मिले कि ओके वी कैन डू समथिंग जिससे हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है यूके की, कि जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री हमारे पास जो यूके है वो भी इकोलॉजिकल डेफिसिट में जा रहा था। इन 2007 इट वाज ऑलमोस्ट एट 307.9 मिलियन ग्लोबल पर हेक्टर। फिर आफ्टर अ डिकेड 2017 में उन्होंने ऑलमोस्ट 100 मिलियन डेफिसिट को डिक्रीज किया, कि उनका डिक्लाइन आया है, कि उनका जो डेफिसिट था इतना ज्यादा 300 मिलियन वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से सस्टेनेबल वे में करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जो एनर्जी यूज है उसको डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दिया, कि उनकी जो हमारे पास डेफिसिट है वो डिक्लाइन की तरफ आ गई। एंड इवन नाउ इन 2024 उनकी वो एक पॉजिटिव पीक ही जा रही है, कि वो अपनी जो डेफिसिट है उसको डिक्रीज ही कर रहे हैं, ताकि वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सके। तो उन्होंने 27% ड्रॉप किया अपना ये जो इकोलॉजिकल डेफिसिट है। बेशक एक पॉइंट पे आपका इंक्रीज हो जाए तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास इस यूके की एग्जांपल से हमें पता चलता है कि हम अपनी एक्टिविटीज को सिर्फ एनालाइज करके चेंज करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक छोटा सा हिस्सा है। लाइक इकोलॉजिकल तो हम देख सकते हैं ना, लेकिन जो कार्बन है उसमें हमें उस तरह से विजिबली कुछ नजर नहीं आता, कि हम विजिबली देख के कहें कि अच्छा मेरी ये एक्टिविटी थी, मैंने गाड़ी इस तरह से चलाई, मैंने इस फ्यूल पे गाड़ी चलाई, मैंने पानी इतना वेस्ट किया, मैंने जो भी अपनी एक्टिविटीज थी उसकी वजह से मैंने इतना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया। लाइक यू कैन नॉट सी, आप अपनी एक्टिविटीज को मैयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है देख नहीं सकते। सो वी हैव अ लिटिल एक्टिविटी फॉर यू गाइस, कि हमने ब्रेकआउट रूम्स जनरेट किए हुए हैं। तो सानिया आपको गाइड करेगी और आप लोग ब्रेकआउट रूम में
जाके डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके 5 to 10 मिनट्स फिर आप वापस सेशन की तरफ आते हैं। Assalamu alaikum everyone. Am I audible? यस यू आर सानिया। ओके अगर आप लोग ब्रेकआउट सेशन के लिए न्यू है तो फिर लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या होता है। बेसिकली हमारी ये जो मीटिंग है इसमें अलग-अलग से रूम्स बन जाएंगे जिसमें आप सब ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहां पे आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस पे आपने आपस में डिस्कशन करनी है। प्लीज मेक श्योर कि डिस्कशन आपस में रिस्पेक्टफुल हो और आपका एक कंक्लूजन निकले। देन फिर वो कंक्लूजन आप यहाँ जब हमारा ब्रेकआउट सेशन खत्म हो जाएगा तो आप चैट बॉक्स में अपना कंक्लूजन देंगे। इट इज बेटर कि अगर आपके ब्रेकआउट रूम में 10 लोग हैं तो उनमें से कोई एक लीडर अपॉइंट कर लें ताकि वो फिर आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए कि आपका कंक्लूजन क्या निकला है। तो गिव मी अ मिनट, मैं आप सबको ब्रेकआउट रूम्स में साइन कर देती हूँ। ये वाली मीटिंग लीव मत कीजिएगा, जस्ट ज्वाइन द ब्रेकआउट। ओके रूम्स ओपन कर दिए गए हैं, आप सब अपने अपने असाइड रूम्स ज्वाइन कर लें। हर रूम के अंदर वो एक मेंबर भी है ना? यस यस सर, ब्रेकआउट रूम के अंदर एक मेंबर है टीम के। ठीक है। जब तक वो लोग वापस आते हैं तब तक उसका जो फॉर्म वगैरह को भी तैयार रखिएगा फिर। सॉरी। फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म। ओके फिक्र नहीं करनी, उन्हें ब्रेकआउट रूम्स में नहीं पता चलेगा कि अगर हम मेन रूम के अंदर कोई डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जो मेंबर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, इनका क्या? जिन मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया वो मीटिंग में ही है, तो उन्हें एक दफा रिमाइंडर दे देते हैं कि वो भी काइंडली अपने अपने असाइन ब्रेकआउट ज्वाइन करें।
Assalamualaikum. Is anybody here? वालेकुम Yes, I अस्सलाम am. शाफिया। यस शाफिया। Uh, Tehseen, आप guide कर सकती हैं because I was in the room number 4 and we have already discussed the 2 questions. Do I need to share and discuss it here as well? यस, जैसे ही ब्रेकआउट रूम सेशन खत्म होगा हम आपको चैट बॉक्स में या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में ही अपने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सो काइंडली वेट, बस 45 मिनट्स में ये सेशन खत्म हो जाएगा, देन यू कैन डिस्कस इट ओके। Okay, okay. तहसीन, आप काइंडली आप कन्वे कर सकती हैं रूम्स में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि वो अगर डिस्कस कर लें तो वो ब्रेकआउट रूम लीव कर सकते हैं और सेशन में वापस आ सकते हैं। ओके शाफिया, मैं बताती हूँ।
आप लोगों ने सारों ने एक्टिविटी कर ली है। तो आप लोगों के 6 ग्रुप्स थे। तो कोई भी एक बंदा जो उनका लीडर है वो कंक्लूजन या हमें बता सकता है, या आप कमेंट में चैट बॉक्स से वहां पे लिख सकते हैं। तो काइंडली आप लोग कंक्लूजन हमें बता दें, ताकि हमें पता हो कि आप लोग क्या डिस्कस करके आए हैं। ये अस्सलाम हम वन वालेकुम। बाय वन चलते हैं। ओके सॉरी। नहीं, आप कंटिन्यू करें। रूम नंबर 1 से, जिसमें मरियम रियाज और मसूद अहमद हमारी टीम में से, काइंडली वो अनम्यूट करके अपने कंक्लूजन बता दें या फिर चैट बॉक्स में हमें बता दें। रूम नंबर 1। और राइट, आई गेस आप सबको अपने रूम नंबर याद नहीं है, तो आप सब में से जो जो टीम लीड था वो काइंडली फिर स्टार्ट करते। May I can start? श्योर। Yes. I was from room number 4. और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द टू लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी पर्सनली यूज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, उसमें से हम सब लोग एग्री किए थे लेस प्लास्टिक पे, दैट वी विल बी यूजिंग एंड वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज metal bottles and paper bags rather than plastic bottles or plastic bags, etc. I myself experienced this practice yesterday as I was bringing some snacks, and I actually avoided plastic bag, and I carry the things in my cloth bag that I now carry with me everywhere. The second thing and the second question, why do you think the countries like US have such a high per person footprint compared to us? The main reason that we all agreed was that they have their per person consumption less than that people use in Pakistan. Also, they have more technology edge than Pakistan, as the plastic bottle recycling machines that we are now installing, they have long before installed there. Also, the electric, the movement from fuel to the electric cars and vehicles and buses were long taken there before, and we are now moving towards electric buses and all this stuff. So I think there is an edge of technology and infrastructure and also finances in the countries like US. And the lesson that we can take in from there is that we need to be updated with the environmental practices that are actually necessary to lead towards a sustainable future, so we can have the awareness and can also spread the words to the other people who don't know this thing. This was the conclusion of both the questions from our side. Alam, can you please unmute yourself from room 6? Yes. So what we discussed was that what we are doing that can reduce our carbon footprint is basically few things.
For the first was the riding a bicycle, like to commute. If you're going somewhere near, instead of using a transport that requires petrol and that consumes some kind of that consume carbons, instead you can use a bicycle. There are so many kinds of bicycle right now, or electronic cars, electronic bicycles, electronic bikes. So that are quite easy to use. Secondly, using cloth bags instead of plastic bags. Whenever you are going outside, you can actually take a cloth bag alongside with you. Then use of public transport instead of personal vehicle. This can reduce a lot of carbon consumption or carbon footprint that we are usually making these days. For the second question, we had discussed that because of the lifestyles, the people in US are living accordingly. Thank you, Aman. Next group, आप भी conclusion बता दें. Okay, group 4, group 6, and group 2 are done. Kindly someone from group 1, please unmute your mic and tell us your conclusion. Assalamualaikum from group 1. We have decided that we will use plastic instead of plastic bottles. We will use metal bottles, and we will reduce our basically our shower time, because we waste too much water in taking showers and etc. And the second answer of second question is that countries like US depend on mostly depend on fossil fuels, and all of them have their own vehicles, personal cars, etc. But we will use public transport to reduce our carbon footprint, and that's all from my side. Thank you, Sana. Next group, kindly conclude. Can I start? Yes, you can. I'm not sure about my room number, but our conclusion was for the first question. Group 5. Okay, so I'm from room number 5. So our conclusion for the first question was that two lifestyle changes we can make is that to use public transport, since public transport is already there on the roads and it is already consuming fuel, so it's like we can use more public transport to commute from one place to another. Second is that instead of eating meat, we can choose plant-based alternative protein sources, and that would not either affect our health and would also reduce the carbon footprint. The second question is that why US has a higher carbon footprint is because they do more overconsumption and depend on single-use products such as single-use plastics. Second is that their industrial activity is a lot and they have a very energy-intensive lifestyle. The lesson we can take from this is that sustainability does not always require high-tech solutions. Adopting low-consumption habits like walking more or sharing resources can significantly reduce emissions. So we can embrace simplicity even if we develop. That's all from our side. Yes, I just want to add on. One of the member, she actually shared a very good point regarding the second question. She said that it's not all about the like whether you are populous country or not. It's about environmental management, or it's just managing your resources. Because USA, if we compare with India and Pakistan, if we consider different states of USA, I'm talking about, so they're not populous as compared to us, but still they had a larger footprint, carbon per person footprint. So it's all about how you are managing your resources, in short. And I'm taking the time, but regarding the first question, we also conclude that to be very generic, we should move towards the minimalistic approach. I mean, using less, using when needed. So this should be actually your
I think, your byword of the day. So that's. Thank you so Thank you, much. Ms. Aab. That was very good. Sorry, Tehseen, cutting you off here. Just one group remaining, group number 3, जिसमें मोहम्मद जहांगीर, हफ्सा शिराज हमारी टीम से थी. So kindly someone from them unmute yourself and tell us your conclusions. Yes, Maliha from room 3, kindly unmute yourself and share your answer. Okay, we don't have much time, so Tehseen, you can continue the session और आप इन पे सब ग्रुप्स की डिस्कशन पे अपने insights दीजिएगा. मोहम्मद जहांगीर replied. Tehseen, can you check? Thank you so much everyone for the feedback and conclusion. आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स रेस किए वो बिल्कुल वैलिड थे और ऑलरेडी जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया कि हमारा जो कंपैरिजन है वो जो अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बेसिस पे देखें तो हमारे पास बायो कैपेसिटी पर पर्सन के हिसाब से डिफर करती है इन एवरी कंट्री. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों ने चीज़ें सुनी समझी और उस चीज़ को डिस्कस करके एक कंक्लूजन पर पहुंचे. तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ओके, सो नाउ वी हैव द कार्बन फुटप्रिंट. ये कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट हमारे पास वो जितनी भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्टिविटी की वजह से एमिट हो रही हैं और वो हमारे पास कार्बन एमिशंस कॉज कर रही हैं. नाउ वी हैव द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. छोटा सा ब्रीफ में आपको एक आइडिया दूंगी कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो मल्टीपल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब मिला के हमारे पास एक ग्रीन हाउस के इफेक्ट हमारी अर्थ के अराउंड एक बॉर्डर बना देते हैं. नाउ जब हमारे पास सन की रेडिएशन आती है तो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, कुछ उसमें ट्रैप हो जाती है. Now, due to the climate change and global warming, we have the comparison of natural greenhouse gas effect and the enhanced greenhouse gas effect. Now, due to the massive activities जो हम करते हैं जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, कोल बर्निंग है एंड मैनी अदर्स, उसमें हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो गया. तो अब जब हमारे पास सोलर रेडिएशंस आती हैं अर्थ में तो वो उतनी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं जितनी वो नॉर्मली उनको होना चाहिए. तो ये सब भी हमारे पास क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहे हैं और ये हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट में एक बहुत मेजर रोल है. नाउ वी हैव द कार्बन फुटप्रिंट. हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से आता है. जैसे हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था वो तो हमें जो नेचुरल हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं या हम डंप कर रहे हैं अपनी कोई चीज अर्थ की प्रेमिसेस में उसकी वजह से होता है. लेकिन ये कार्बन फुटप्रिंट हमारी जो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जो एमिशंस हैं, जो हार्मफुल एमिशंस इम्पेक्ट करती हैं हमारी लाइफ को, वो इस सब में आ जाते हैं. ना हमारे पास इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास. फिर वेस्ट हम कितना जनरेट करें, लैंड यूज कितना हम अर्बनाइज करें, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितनी हीट प्रोडक्शन हो रही है. तो ये सारी चीजें हमारे पास कंबाइन करती हैं और एक कार्बन फुटप्रिंट जो हमारा जनरेट हो रहा होता है. तो अब इसमें से जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग डेली लाइफ में यूज करें उससे कार्बन फुटप्रिंट कहीं ना कहीं जनरेट हो रहे हैं. आपको बेशक नजर ना आ रहा हो लेकिन आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज भी अगर वो ठीक नहीं है या आप उसको एनालाइज करके नहीं करते कि आप बेहतर एक्शन लो तो आपकी वो सारी एक्टिविटीज छोटी छोटी मिलके कंबाइन होकर एक कार्बन फुटप्रिंट, एक मेजर कार्बन फुटप्रिंट कॉज करती है. नाउ वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट.
नाउ वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट। जो हमारे पास इनडायरेक्ट है, जो हमारे पास डायरेक्ट है सॉरी, उसमें जो आपकी बिल्कुल इमीडिएट एक्शंस वो इस पर इफेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसमें कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, आप कुकिंग के लिए गैस यूज कर रहे हैं, आप कोई भी नॉर्मल डेली लाइफ में एक्टिविटी कर रही है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट को कॉज करते हैं। देन वी हैव द इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स। उसमें हमारे पास जैसे आपने कोई चीज खरीदी, कोई प्रोडक्ट बाय की, उस प्रोडक्ट में जितनी रिसोर्सेज यूज हुई, जितने प्रोसेस यूज हुए इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से एमिशंस हुई, जो आगे आके आपने यूज की, तो उसकी वजह से जितनी एमिशंस हुई वो भी आपका कार्बन फुटप्रिंट काउंट होता है। तो हमारे पास इसमें आगे इंडिविजुअल, प्रोडक्ट, नेशनल एंड कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट आ जाते हैं। इंडिविजुअल में वही आएगा डायरेक्टली जो हमारे अर्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट कितनी सस्टेनेबल है, वो प्रोडक्ट कितनी हार्मफुल है, उसके प्रोसेस में हमारे पास कितने नेगेटिव गैसेस जनरेट हुए, वो सारी चीजें इनडायरेक्टली आपका कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही हैं। फिर हमारे पास आता है नेशनल के इंडिविजुअल, तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअली हमारा क्या है। फिर हमारे पास पूरी नेशनल लेवल पे कि हम एक नेशन के तौर पे कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं। देन वी हैव द कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट, जिसमें हम जो फैक्ट्रीज या डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, अपने पूरे बिजनेस सिस्टम को जनरेट करने में जितनी कार्बन एमिशंस करें, वो हमारे पास कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट के अंडर आते। देन वी हैव द कार्बन एमिशंस पर पर्सन के हिसाब से, क्या हमने अगर लिमिट करने हैं जो हमारे टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस करनी है, तो हम एक इस टेम्परेचर तक लिमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस पे करें तो हम 2.5 to 3 तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो ग्लोबल एवरेज है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, उसमें हमारा जो ग्लोबली कार्बन एमिशंस थी वो 4.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर के हिसाब से थी। और यूएस एवरेज, लाइक आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन आंसर्स भी किए, उसमें भी जो रीजंस थी, उन रीजंस के अकॉर्डिंग, उन रीजंस की वजह से कि हमारे पास उनकी पॉपुलेशन, उनकी रिसोर्सेज वो डेवलप्ड हैं, वो काफ़ी इंडस्ट्रीज यूज होती हैं वहाँ पे, वे मोर देन हमारी कंट्री, तो वो 14.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस करती हैं। और पाकिस्तान एवरेज में 0.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे। पाकिस्तान का कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना नहीं, बट स्टिल हमने जैसे बाकी पिछले सारे सेशंस में देखा कि हम फिर भी इम्पेक्ट हो रहे हैं। अब हमारा इम्पेक्ट होना इस वजह से है कि हमारी कंट्री का लैंड उतना नहीं है, तो हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड इवन हमारे जो लोग हैं वो भी उतने रिसोर्सेज यूज नहीं करते जितना हमें, लाइक हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हमें फिर भी होता है, हम उस क्राइसिस के इम्पैक्ट में फिर भी आ जाते हैं। तो हाउ मच एमिशंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास जो एनर्जी यूज है उससे 30% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो 73% ग्रीन हाउस गैस इमिट करती हैं, और जो हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल से हमारे पास 2.31 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन कि हम किस तरीके से अपनी जो एनर्जी है वो यूज कर रहे हैं, कौन सी सोर्स से ले रहे हैं, ये भी बहुत इफेक्ट करती है हमारे कार्बन फुटप्रिंट पे। देन वी हैव द फूड, जिसमें हमारे पास 26% ग्रीन हाउस गैस एमिशन इमिट होती हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया क्वेश्चन को कि हम प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जाएं, तो हमारे पास जो कंपैरिजन है एक छोटा सा, कि अगर हम देखें कि बीफ में 60 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर kg के हिसाब से होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम
लेंटिल्स या प्लांट्स देखें तो 0.9 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर kg के हिसाब से होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उस बीफ में से तो नहीं निकल रही, बट उस प्लांट में से तो नहीं निकल रही, बट जो पूरा उसका प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड के हमारे पास वो जनरेट कैसे हुआ, हमने उसको बनाया कैसे, प्लांट है तो हमने उसको कैसे ग्रो किया, उसमें जितनी रिसोर्सेज यूज हुई उसकी वजह से जितनी एमिशंस हुई, वो सारी चीजें आपके फूड तक पहुंचने में जितनी उसकी एमिशंस हुई वो सारी इसको बनाते हैं कि हमारे पास फूड में भी इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होते हैं। देन वी हैव द ट्रांसपोर्टेशन, 16 to 20% global carbon dioxide emissions. Then we have the consumers, कि हम क्या चीज कंज्यूम करते हैं और उससे हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास जो टेक्सटाइल है वो 10% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं। और हमारे पास जैसे हमें लास्ट सेशन में स्नोबर ने भी बताया था कि अगर हम एक टी शर्ट ले रहे हैं तो एक टी शर्ट के बिहाइंड द सीन्स में हमारे पास 2500 लीटर यूज हो रहे हैं और हमारे पास 5 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एक सिंगल टी शर्ट बनाने में। तो आपकी चॉइस बहुत मैटर करती है कि अगर आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर या आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने एक्शंस को एनालाइज करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पूरे बड़े प्रोसेस से होके गुजरती हैं और जिसको हम अगर इंडस्ट्रियल है या बाकी भी हैं तो हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। लाइक हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स होते हैं, आप अपना इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक हमारे पास LCA होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट, जिसमें हम एक इंडस्ट्री के हमने अगर फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो आपने कंज्यूम करके उसको एंड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचाया, हम उस पूरे साइकिल को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कितनी एमिशंस होती हैं। तो आप इतना एक्सट्रीम में बेशक इतना डिटेल में बेशक ना जाके देखें, लेकिन आप अपना इंडिविजुअली देख सकते हैं साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि आपके कौन से एक्शन से क्या चीज़ कितनी इम्पेक्ट हो रही है। देन वी हैव सम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कि हम रिफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर ली हुई है कि हमें अर्बनाइजेशन करनी है और हमें ओवर पॉपुलेशन है तो हमें उनको भी डील करना है, तो वो होती रहे, लेकिन हमने साथ साथ अपने उन पे हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, हम प्लांट करें न्यू ट्रीज और हम मैनग्रोव रिस्टोरेशन करें। मैनग्रोव्स आर बेसिकली दे एब्जॉर्ब 4 times more कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट जिसमें हमारे पास ट्रीज आ जाते हैं। अब हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन है वो 30% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। देन वी हैव कि हम अर्बन ग्रीन स्पेसेस बनाएं कि हमारे पास पार्क्स ज़्यादा हो, हम जो बिल्डिंग्स हैं बेशक हम अर्बनाइज करें, बट वी हैव सम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एज वेल कि हम उसमें ग्रीन रूफ्स ऐड करें, हम उसमें वर्टिकल गार्डन्स ऐड करें कि हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं वो साथ में उनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जा रहा हो। देन वी हैव कि हमारे पास एक ट्री 22 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम प्लांटेशन ड्राइव तो कर सकते हैं, बट हम अपनी एक्टिविटीज भी देखें कि हम अगर कोई एक्टिविटी करें तो उसकी वजह से अगर 100 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है और हम एक ट्री लगा के 22 kg कर रहे हैं तो वो बहुत एक स्मॉल अमाउंट है। तो हमें इस चीज को भी देखने के जब हम किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो उस सोल्यूशन से कितना फायदा हो रहा है और कितना हमें और मजीद करना है बेहतर। देन इन द लास्ट वी हैव कि आप खुद क्या कर सकते हैं, लाइक जो ये मैंने लास्ट में बताया इसमें से कुछ किसी हद तक आप कर सकते हैं, बट आप ग्रीन रूफ्स अपने घर में जिस पॉइंट तक आप कर सकते हैं आप करें, बट आप बहुत लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते। ये जो मोस्टली चीज़ें हैं ये हमारे पास इंडस्ट्रियल या बिजनेसेस अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जस्ट लाइक हमारे पास जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें हमारे पास सस्टेनेबिलिटी इन कॉर्पोरेट सिस्टम था,
कि हमारे पास जो बिजनेस हैं वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक सस्टेनेबल मेथड रखें, ताकि जो उनके कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि अब हमारे पास लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और वो एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरफ ही जाते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो लोग उसको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू बाकी जो, बेशक वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में ही क्यों ना अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो आप लोग खुद क्या कर सकते हैं? आप लोग जस्ट लाइक आप लोगों ने खुद एक चीज़ कंक्लूड कर ली कि हमें प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जाना चाहिए, प्लांट बेस्ड हमें अपनी जो कंजम्पशन है वो रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कंप्लीटली किसी चीज़ से कट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी जिस तरीके से गुजारी है आप उसी तरीके से गुजारें, बट अपने एक्शंस को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें कि आप जो खा रहे हैं, हम लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं कि रेस्टोरेंट्स में इतने फूड वेस्टेज हो रहे हैं, तो फूड वेस्टेज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे पास इस ग्रीन हाउस गैसेस में ऐड करती है। तो आप लोग उतनी ही कंजम्पशन करें जितनी नीड है। फिर हमारे पास है कि रीथिंक द ट्रांसपोर्ट, कि आप जो ट्रांसपोर्ट यूज करें, कि आप कोई एक, आप क्या ऐसे हैं कि आप इंडिविजुअल आप अपनी गाड़ी लें और आप चल पड़े, बेशक यू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर किया करें वेर एवर यू कैन। अगर आपके घर की कोई करीब सी जगह है तो ट्राई किया करें कि हम वहां तक जितना वॉक करके जा सकें, जितना बाइसाइकिल पे जा सकें, जितनी हम और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, हम उस साइड की तरफ जाएं। या अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं तो आप वो खरीद लें, फिर आप जो मर्जी करें आप, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान में ये भी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम फॉसिल फ्यूल से ही जनरेट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से क्या उतना फायदा होता है या नहीं, क्योंकि हमारे पास वो पीछे जनरेट तो उसी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से हो रही है, बट जो हमारे पास, बेशक वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से हो, हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो उस गाड़ी में हमारे पास एमिट फिर उस पॉइंट पे नहीं होती जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारे पास बाकी पेट्रोल यूज करने से होते हैं। देन वी हैव सेव एनर्जी एट होम, आप लोग अपने घरों में भी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट है। जैसे हम एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं जो 75% कम ग्रीन हाउस गैस इमिट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी एमिशंस नहीं होती। देन वी हैव बाय लेस चूज बेटर, जैसे हमने लास्ट ओवर कंजम्पशन वाले सेशन में सीखा था कि हमें अपनी अप्रोच मिनिमलिस्टिक रखनी चाहिए, कि हम जितना ले रहे हैं, जितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी नीड हो, वो हम सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज ना बस पाइल अप करते जाएं कि हमें ये चीज चाहिए तो हम लेते जाएं, जबकि हमें पता है कि हम कि एक सिंगल जो हमारा फैब्रिक है उसके पीछे भी कितने रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, कितनी हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आ रहा है, कितना हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है। तो उस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने एक्शंस इस तरीके से लें कि आइंदा अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप खरीदें, सिर्फ शौक में करने हैं तो वंस इन अ वाइल ठीक है, बट ओवर कंजम्पशन डिस्ट्रॉय ही करती है ओवर द टाइम। फिर हमारे पास आता है कि सपोर्ट नेचर, कि आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव करें, अपनी कम्युनिटी में करें, अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में करें। देन वी हैव द एजुकेट एंड एडवोकेट, ये पूरा सेशन, ये पूरी फेलोशिप आपको एजुकेट करने के लिए रखी हुई है कि आप में जो अवेयरनेस है आप उसको मजीद बेहतर करें, और जो आप चीज़ यहाँ से सीखें वो आप आगे अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी में वो चीज़ आगे पहनाएं, ताकि हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकें, क्योंकि हम सिंगल हैंडेडली
सिर्फ खुद अगर हम एक्शंस ठीक कर भी लेते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए, तो भी हमारे पास उससे कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। जब हम खुद भी कर रहे हैं एक्शन, तो हम अगर दूसरों को कहेंगे तो वो हमें देख के भी अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, कि वो देखें कि अच्छा ये यहाँ पे जैसे फातिमा ने प्लास्टिक को छोड़ के वो किसी क्लॉथ बैग की तरफ आई, तो उनकी बाकी फ्रेंड्स भी देखेंगी कि अच्छा चलो हमें भी बैग ये वाला रखना चाहिए, क्योंकि हम भी एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। हम भी अपने बिहाफ पे जितने छोटे छोटे एक्शंस हैं वो ले सकते हैं। देन वी हैव टू ट्रैक योर फुटप्रिंट, कि आपके पास डिफरेंट कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर्स होते हैं, जैसे WWF का है। तो आप उसमें अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज, जो हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी शेयर की थी, एक्टिविटी 1 प्लास्टिक फ्री जुलाई, इसमें आप लोगों ने अपना प्लास्टिक फुटप्रिंट कैलकुलेट किया था। दिस टाइम वी हैव कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करें। आप अपनी डेली जो एक्शंस हैं, डेली लाइफ की चॉइसेस हैं, उसको एनालाइज करें कि आप एक इंडिविजुअल बीइंग कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करें, और फिर आप देखें कि आपकी कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करवा रही है आपसे। और इवन कार्बन नहीं बल्कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी आप मॉनिटर करें, आप खुद देखें, आप खुद स्टडी करें इन डेप्थ इन डिटेल, जो भी आपके स्पेसिफिक एक्शंस हैं उसकी बेसिस पे, ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकें, ताकि हम जो सीखें हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम काफी दफा मिस आउट कर जाते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। Mizab Shahid, yes. Thank you, Tahseen. It was very well explained. My question is that how much significance the carbon footprint of we humans, I'm talking about the direct footprint, the CO2, we exhale CO2, how much significance it holds in terms of contributing to damaging the environment, or we talk about the environmental pressure. So how much significance it holds? मैं तैयार करके ना जो उसमें थोड़े वेल ओके मीजाब, तो हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया कि कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हमारे पास मल्टीपल उसके इम्पेक्ट्स होते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारे पास 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे पास फॉर्म कर देता है हमारा पूरा प्लेनेट फॉर 100 of years, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारे पास डिफरेंट हीट वेव्स आते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। और हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतने एसिडिक ओशंस होंगे, जो कि हमारी जो मेरीन लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। फिर हमारे पास वो सारा इम्पेक्ट ह्यूमन पर भी आता है, कि हमारे पास जितनी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होगी, वो करंट सिनेरियो में, क्योंकि हम सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं, हम उसको एक नेट जीरो या सस्टेनेबल साइड की तरफ नहीं लेके जा रहे, तो हमारे जितने क्लाइमेट क्राइसिस हैं, डिफरेंट डिजास्टर्स हैं, वो हो रहे हैं। कि अगर किसी और का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें अपने आप को, या फिर चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन ऐड करें। यस शाफिया, आप
Thank you, Tehseen. A very informative session. Carbon footprint is a whole new concept for me as well, because इतना dig and deep करके कभी भी इस चीज़ को नहीं rethink करने की कोशिश की, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली कोई, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट मैं क्योंकि एक पंजाब पुलिस में इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो हमने आज डॉल्फिन स्क्वाड का विजिट करना था, एंड बिफोर दैट वी वर बीइंग गिवन अ ब्रीफिंग बाय द हेड ऑफ डॉल्फिन स्क्वाड। तो हमने उनसे भी यही बात की थी कि अब जो डॉल्फिन जो बाइक्स चलाती है, और उन्होंने बताया कि 24/7 उनकी बाइक्स चल रही होती हैं, और वो सारी बाइक फ्यूल पे होती हैं। तो हमने उनको यही कहा था कि अगर और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रपोजल भेजा हुआ मज़ीद बाइक्स को ऐड करने के लिए। उनकी फ्लीट 600 बाइक्स की, और जो कि 24/7 चलती हैं एंड ऑल फ्यूल। तो हमने उनसे कहा था कि आपने जो प्रपोजल भेजा है, अगर आप उसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है, बसेस और इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह। तो आप अगर उनको ये कह सकें कि जो डॉल्फिन पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स यूज़ करती है, अगर वो उन बाइक्स को फ्यूल की जगह पर इलेक्ट्रिक पे ट्रांसफ़र कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पोल्यूशन का बच सकता है, और वी कैन एक्चुअली अवेयर आवर पब्लिक एज वेल, ताकि वो भी इंस्पायर हो सकें इस चीज़ से। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इनिशिएटिव, और ये ख्याल मुझे ये सेशंस लेते हुए ही आया था कि ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहिए उनके साथ। यस शाफिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम नॉर्मली जो भी अपने एक्शंस कर रहे हैं, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो भी अगर हम इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाएं तो वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सिर्फ ये नहीं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू कर दें, वो भी हम एक बेहतर ग्रीनर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। कि हम जैसे हमारे पास इस्लामाबाद में है इलेक्ट्रिक बसेस, आप लोगों को शायद पता हो, तो वो इलेक्ट्रिक सारी बसेस जितनी भी चलती हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो वो इलेक्ट्रिक पर चलती हैं। तो हम इस तरह की काफी सारे एक्शंस ले सकते हैं कि जो हम ऑलरेडी चीजें कर रहे हैं हम उसको चेंज करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इससे सीख के आगे इम्प्लीमेंट करने की और करवाने की भी कोशिश की। तो हमें आप जैसे ही और लोग चाहिए, ताकि हम एक बेहतर मुल्क या बेहतर कंट्री बना सकें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। तहसीन, आप गाइड कर सकती हैं हमारी इस बार अभी एक्टिविटी नहीं आई गेस एक्सप्लेन हुई, क्योंकि लास्ट वीक तो मंडे को ही शेयर कर दी गई थी। जी, वो हम yes, सेशंस के Shafia. साथ साथ करते हैं, तो आज हम करेंगे। जी सानिया। तहसीन, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। शाफिया, जो आज हमारी एक्टिविटी है वो आज ही शेयर होनी थी, वो कार्बन ट्रैकिंग की है। बेसिकली जैसे आपने अपना प्लास्टिक ट्रैक किया था, इसी तरह आज आप अपना कार्बन फुटप्रिंट ट्रैक करेंगे। ये एक्टिविटी इस सेशन में इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि आई थॉट के ब्रेकआउट सेशन भी था, तो ज़्यादा टाइम ना ले ले, दैट्स वाई फिर मैंने कहा कि चलो हम डिस्कॉर्ड में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। बट सिंपली ये है कि आपने अपना WWF कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर से अपना कार्बन ट्रैक करना है, देन आपने स्क्रीनशॉट देना है, और इसके अलावा ESG जो हमने कल फ्रेमवर्क पढ़ा था उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन है, और थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में क्वेश्चन है। तो ये पहले की निस्बत थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, बट इट इज स्टिल इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको मजा आएगा। Okay, thank you so much. You are welcome. So I think there is no more question. We can conclude today's capacity building training session number 5 on topic carbon and ecological footprint here. Ms. Tehseen, thank you so much for your enlightening presentation. Thank you so much everyone for joining us. We will share the presentation notes in our Discord group. If you have any queries related to fellowship or today's topic or any related to any activity, please feel free to ask in the group. Allah Hafiz everyone.